गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कुमार नारायण काव्य संकलन में जिसका बात सीधी थी वो सिलेबस से हटा दिया गया है और इसमें केवल कविता की कहानी उसके बारे में आपको बताना है। तो पहले मैं आपको कुमार नारायण की जीवनी बताऊंगी, यानी उनका जीवन परिचय बताऊंगी। तो इनका जन्म सन 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनकी ये काव्य संग्रह है। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले मेरे साक्षात्कार सामान। तो इन्हें प्रमुख पुरस्कार भी मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमार आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान और कवि सम्मान। गर्द से ढकी हर प्राचीन किताब खोलने की बात करने वाले कुमार नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने कविता के अतिरिक्त चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा दूसरी कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, लेकिन कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधक को दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुमार नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा हासिल की। इनकी काव्यगत विशेषताएं: कुमार नारायण जी का नाम संपादनावली कविता में मुख्य रूप से आता है। इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया है। इनकी भाषा कैसी है? सरल सहज है। वे खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते थे। वे कविता में खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू शब्दों का भी इन्होंने खुलकर प्रयोग किया है। तो इसमें कविता के बारे में लिखा है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इसकर उसकर कविता के पंख लगा, उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो इस काव्यार्थ में कवि सीमा रहित विचारधारा एवं भाव प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए चिड़िया की उड़ान का वह आश्रय लेकर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि चिड़िया की तरह विचारों व कल्पना की भी उड़ान होती है, कि चिड़िया की तरह विचारों एवं कल्पना की भी उड़ान होती है, किंतु चिड़िया की एक सीमा होती है, वह अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़ सकती है, परंतु कल्पना की कोई उड़ान नहीं होती है। बच्चों, अत्यंत तीव्र गति से उड़ती कल्पना की उड़ान को चिड़िया भी नहीं समझ सकती। कल्पना सीमा रहित होती है, अतः इस घर से उस घर अर्थात देश काल की सीमाओं से मुक्त कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है और कल्पना जो होती है वो असीमित होती है। तो इसमें विशेष है, कवि ने कल्पना को सीमा रहित बताया है, चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान की तुलना की है, तत्व शब्दावली का प्रयोग किया गया है और खड़ी बोली हिंदी का इसमें प्रयोग है। बच्चों, तो ये आपको इसका काव्य समझ में आ गया होगा, इसके जो काव्यांश है। अब इसके बाद दूसरा है, कविता एक खिल्ला है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महके के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो यहाँ पर कवि ने विचारों व कल्पना के खिलने की तुलना फूलों से की है, किंतु फूल एक निश्चित समय के पश्चात क्या होता है? मुरझाने लग जाते हैं, किंतु बालक के खेलने और खिलने की भांति विचारों की कोई सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पर विचार एवं कल्पना की भांति खिलते हैं कौन? बच्चे, किंतु एक निश्चित समय के पश्चात क्या हो जाते हैं? मुरझाने लगते हैं। विचार एवं कल्पना फूलों की भांति खिलते हैं, किंतु एक निश्चित समय के पश्चात वो क्या हो जाते हैं? मुरझाने लग जाते हैं।
लगी रहती है। अपनी विचार शक्ति एवं भावधारा से कविता पूरे समाज को महकाती है, दिशा प्रदान करती है और उसकी इसी महक को समाज की विचारधारा को मोड़ देने वाली ताकत को फूल नहीं समझ सकता। यहाँ फूल सौंदर्य का प्रतीक है और सौंदर्य की एक सीमा होती है, किंतु कल्पना या कविता की नहीं होती है। कविता एक खेल भी होती है। जिस प्रकार बालक भांति भांति के खेलों के माध्यम से अपना मनोरंजन करता है, ठीक वैसे ही कविता बालकों के भोले भाले खेलों की तरह होती है। जिस प्रकार बालक के मन में कोई स्वार्थ द्वेष नहीं होता है, वह एक घर से लांघता हुआ दूसरे घर में प्रवेश करता हुआ सभी घरों को एक करता हुआ चलता है, ठीक उसी प्रकार कविता भी सारे बंधनों को छिन्न करके विश्व को एक करने का सामर्थ्य होता है। तो बच्चों, ये आपको कविता की कहानी समझ में आ गई होगी। इसका विशेष देखिए, कविता तथा बालक में समानता देखते हुए कविता ने